जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं आशुतोष आपके अपनी यूट्यूब चैनल JMD एग्ज़ाम क्रैक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम प्रश्नों की श्रृंखला लेकर हाजिर हुए हैं यूपी सुपर एस्ट सेट के बिहार सुपर टेट के बारे में। आइए देर ना करते हुए प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करते हैं। महत्वपूर्ण ये सूचना है, जिस नाम से एग्ज़ाम चैनल है ठीक उसी नाम से आपके लिए टेलीग्राम चैनल भी बनाया गया और आप उसका ज्वाइन कर लें, जाकि यहाँ जो PDF पढ़ाई जाए उसका कंटेंट आपको अवेलेबल करा सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले प्रश्न के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा, उच्च शिक्षा में शिक्षण की कौन सी विधि सर्वाधिक प्रचलित है? क्या व्याख्यान विधि, क्या आगमन विधि, क्या निगमन विधि या कथन विधि? आप जानते हो उच्च शिक्षा में सबसे ज़्यादा लेक्चर प्रदान किया जाता है, यानी लेक्चर दिया जाता है। तो सबसे ज़्यादा उच्च शिक्षा में कौन सी विधि है? व्याख्यान विधि प्रचलित है। व्याख्यान विधि प्रचलित है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और चलते हैं अगले प्रश्न के बारे में। कह रहा है, गांधी जी ने भारतीय तमिल संघ की स्थापना किस वर्ष की थी? क्या 1932 में, 1937 में या 1936 में या 1939 में? तो तमिल संघ की स्थापना करने वाले कौन थे? 1936 में थे। कौन थे? 1936 में गांधी जी ने किया था भारतीय तमिल संघ की स्थापना। अगला आता है प्रश्न, थार्नडाइक ने अधिगम से संबंधित कौन से या से मुख्य नियम दिए हैं? तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। ये सारे के सारे नियम मुख्य नियम हैं और इसी से संबंधित गौड़ नियम भी हैं। गौड़ नियम कितने हैं? थार्नडाइक ने गौड़ नियम कितने दिए? 6 दिए। और थार्नडाइक ने मुख्य नियम कितने दिए हैं? तो ये दिए हैं 3 दिए हैं। उम्मीद करते हैं मेरी बातों को समझ में आ रहा होगा। आइए बात करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला 84 के बारे में। डिस्कस करते हैं 84 के बारे में और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा, शिक्षण में सर्वाधिक महत्व किसे प्रदान किया जाता है? प्रश्नकर्ता को और प्रोजेक्ट विधि को, शोध विधि को या सक्रियता को? देखिए, आप जानते होंगे शिक्षण में जो सर्वाधिक महत्व प्रदान करने की बात आती है वो किसको आती है? सक्रियता को। किसको आती है? सक्रियता को। और क्यों सक्रियता को आती है आप सबको पता है। अगर बच्चा सक्रिय होगा तभी अच्छे से सीख पाएगा। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है, शासनात्मक प्रणाली के आधार पर शिक्षण प्रक्रिया के मुख्य प्रकार बताइए। एक तंत्रीय प्रकार, लोकतंत्रीय है, हस्तक्षेप रहित या उपरोक्त सभी? देखिए शासनात्मक प्रणाली की बात हो रही है तो आप सभी लोग जानते हैं शासनात्मक प्रणाली लोकतंत्र भी होना चाहिए, एक तांत्रिक भी होना चाहिए और हस्तक्षेप भी होना चाहिए, अर्थात ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। ये अनिवार्य है। अगर लोगों की नहीं चलेगी तो लोग नहीं करेंगे और एक सर्वे सर्वा नहीं होगा तब राज कैसे करेगा? और हाँ, वो अगर सर्वे सर्वा हो जाएगा तो उस पर क्या हस्तक्षेप नहीं होगा तो राज्य कैसे होगा? पहली बात तो शासनात्मक प्रणाली में ये तीनों चीज़ें होनी अनिवार्य है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है, श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ने के लिए किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है? श्रवण का मतलब सुनने के लिए, सुनने में बाधित जो बच्चे हों। सांकेतिक भाषा का, विशिष्ट भाषा का, सामान्य भाषा का, ये सभी भाषा का। तो आप जानते हो अगर श्रवण बाधित है, सुनेगा नहीं तो बोलने से कोई मतलब नहीं तो उसको संकेतों के माध्यम से सिखाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं और चलते हैं अगले प्रश्नों की श्रृंखला के बारे में। अगला प्रश्न है, कह रहा है प्रश्नों की श्रृंखला में अगला प्रश्न जो है वो बहुत अच्छा प्रश्न है और कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये प्रश्न है और कह रहा, ध्यान दीजिएगा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन भारतीय विद्यालयों में कब से लागू किया गया? क्या वर्ष 2000 में या 2005 में, 2007 में या 2001 में? आप जानते हो सतत एवं व्यापक जो भारतीय विद्यालयों में कब लागू किया गया? यह लागू किया गया था 2001 में। कब लागू किया गया? 2001 में। आइए अगले प्रश्न की बात चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है, समानता के सिद्धांत का अनुपालन किस शिक्षा में होता है? क्या सामान्य शिक्षा में,
विशिष्ट शिक्षा में, समावेशी शिक्षा में, ये सभी में। अच्छा देखिए, समानता का अधिकार अगर दिया जाएगा तो वो समानता का अधिकार समावेशी शिक्षा में सभी बालकों को, चाहे लूला हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे श्रवण बाधित हो, या उन सबको विकार संबंधित हो, तो उनको सबको साथ में बैठाकर ही शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसका नंबर ऑप्शन नंबर सी विकल्प सही हो जाएगा, यानी समावेशी शिक्षा में समानता का के सिद्धांत का अनुपालन किया जाता है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा, पठन को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं? रुचि, ज्ञान एवं संवेग, मूल प्रवृत्ति, ये सभी। तो आप जानते हो पठन को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो हैं ज्ञान भी है, मूल प्रवृत्ति भी है, रुचि भी है और संवेग भी है। तो यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। सुपर इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जिसका नाम है 19 प्रश्न। किसका? 90 प्रश्नों की बात करते हैं और अच्छे प्रश्न हैं, यहाँ से डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। कह रहा है, मॉन्टेसरी प्रणाली के जनक मरिया मॉन्टेसरी किस देश की हैं? क्या ऑस्ट्रेलिया की हैं, क्या ब्रिटेन की हैं, ब्रिटिश की हैं, या फ्रांस की हैं, या रूस की? तो आप जानते हो मरिया मॉन्टेसरी जो मॉन्टेसरी प्रणाली के जनक हैं वो ऑस्ट्रेलिया के निवासी हैं। कहाँ के निवासी हैं? ऑस्ट्रेलिया के निवासी हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है और ये कई बार पूछा गया। कह रहा, व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं के गतिशील संगठन को क्या कहते हैं जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है? क्या व्यक्तित्व करता है, समाज करता है, पारिवारिक करता है, या विद्यालय करता है? तो अगर देखिए किसके साथ? पर्यावरण के साथ की बात कर रहा है, या असमंजस स्थापित कर रहा है, अद्वितीय असमंजस स्थापित कर रहा है और मनोवैज्ञानिक अवस्था में, तो ये जानते हो ये सबसे ज़्यादा व्यक्तियों में, तो ये व्यक्तित्व का बात करता है, यानी व्यक्तित्व में सामंजस्य की स्थापना करने की बात आती है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आज का अच्छा प्रश्न है। कह रहा, वातावरण व्यक्तिक भिन्नता को कैसे प्रभावित करता है? समाज प्रभावित करेगा, वातावरण है। परिवार भी बाहरी वातावरण है। बौद्धिक विकास भी आपका बाहरी वातावरण से होता है। तो ये सभी के सभी आपके क्या करेंगे? बौद्धिक भिन्नता को प्रभावित करेंगे। उम्मीद करते हैं क्लियर हो रहा होगा। अगर प्रश्नों की श्रृंखला आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक कर लीजिए और अपने मित्रों तक अधिक से अधिक ये चीज़ें शेयर कर दीजिए ताकि हमें भी ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। आइए अगली बात चलते हैं अगले प्रश्न के बारे में, यानी 93 के बारे में। कह रहा, बालक की आयु में वृद्धि होने से उनमें विकसित होने वाले लक्षण बताइए। शारीरिक विकास भी होता है, संवेगात्मक विकास होता है, ए दो बी दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं होता। देखिए अगर बालक की आयु में वृद्धि होगी तो उसके शरीर में वृद्धि होगी, और देखिए उनमें विभिन्न प्रकार के संवेग, ईर्ष्या, दोष, प्रेम आने लगते हैं। तो यानी इसमें क्या होने लगता है? ए और बी, यानी सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी कौन सा क्वेश्चन है? इसे बोलते हैं 94 नंबर क्वेश्चन, और जो सुपर इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की बात करते हैं 94 के बारे में। कह रहा है, व्यवहार में होने वाली अस्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होता है उसे क्या कहते हैं? परिपक्वता, या अभिप्रेरणा, या अनुकूल वातावरण, या सीखना। देखिए सीखने या अधिगम का परिभाषा यही होती है। व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन ही क्या कहलाता है? सीखना या अधिगम कहलाता है। तो ये परिभाषा है। अगर देखिए अधिगम हो गया और आप अभ्यास करना शुरू कर दिया, और अभ्यास इतना कर लें कि धीरे धीरे आप ऐसे हो जाएं कि आपको कभी सीखने की ज़रूरत ना पड़े, तो वह क्या कहलाता है? परिपक्वता कहलाता है। अभिप्रेरणा क्या कहलाता है? अभिप्रेरणा किसी बाह्य व्यक्ति द्वारा आप किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित हो जाएं, वो क्या कहलाता है? अभिप्रेरणा कहलाता है। क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं क्लियर हो रहा है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका किस रूप में होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? अग्रमुखी होना चाहिए, निर्देशक होना चाहिए, परामर्शदाता होना चाहिए, या शिक्षक के तरीके से होना चाहिए? देखिए अगर शिक्षक के तरीके से होगे तो वो पढ़ाएगा ही, निर्देशक दोगे तो निर्देश दोगे, परामर्श दोगे तो ये हो सकता है कुछ हद तक,
लेकिन अग्रमुखी होगा, यानी आगे की तरफ आपको उस बच्चे को सोच के उन्मुखी, तो उनको आगे की तरफ बढ़ाने की बात करेगा। यानी ऑप्शन नंबर इसका ए पूर्ण परफेक्ट है। बाकी परामर्शदाता भी हो सकता अगर अग्र उन्मुखी ना होता तो। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं 96 के बारे में, जो अच्छे प्रश्न को श्रृंखला में गिने जाते हैं। कह रहा है प्रेस तथा कार्ड को किस खेल के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? क्या सामाजिक खेल के, व्यक्तिगत खेल के, बौद्धिक खेल के, या इनमें से कोई नहीं? प्रेस और कार्ड की बात करेगा तो ये बौद्धिक खेल में इसका प्रयोग किया जाता है। कहाँ पर? बौद्धिक खेलों में इसका प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा सक्रिय अनुबंधन में पुनर्बलन का क्या रूप हो सकता है? दंड हो सकता है, पुरस्कार हो सकता है, परिणाम का ज्ञान भी हो सकता है, या ये सभी हो सकते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं सक्रिय अनुबंधन की बात करते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? ये सभी के सभी होते हैं, दंड और पुनर्बलन और परिणाम का ज्ञान भी होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की बात चलते हैं। क्षेत्र सिद्धांत शिक्षक को शिक्षण में किस प्रकार की सहायता करता है? उच्च नियोजित, व्यवस्था, प्रबंधनीकरण, या ये सभी? देखिए क्षेत्र सिद्धांत की बात करेंगे तो क्षेत्र सिद्धांत में उच्च नियोजन भी हो सकता है, व्यवस्था भी हो सकती है, प्रबंधीकरण भी हो सकता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका विकल्प सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की बात चलते हैं, और आज का सेकंड लास्ट प्रश्न जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, बहुत अच्छे प्रश्न हैं और इसका जवाब दीजिएगा, और यही आज का अंतिम प्रश्न होगा, अंतिम स्लाइड होगी। कह रहा कांग्रेस के किस अधिवेशन में बुनियादी राष्ट्रीय शिक्षा योजना को स्वीकृति मिली? क्या हरिपुरा अधिवेशन, नागौर अधिवेशन, किशनपुर अधिवेशन, हरिहर अधिवेशन? तो आप जानते हो कांग्रेस की हरिपुरा अधिवेशन में राष्ट्रीय बुनियादी शिक्षा योजना को स्वीकृति मिली थी। आज का लास्ट प्रश्न कह रहा है दिव्यांग बालकों के पारिवारिक वातावरण को सुधार कर कैसा व्यवहार अपनाना चाहिए? क्या ज्ञानात्मक व्यवहार अपनाना चाहिए, समान व्यवहार अपनाना चाहिए, या सकारात्मक व्यवहार अपनाना चाहिए, या ये सभी अपनाना चाहिए? तो देखिए दिव्यांग बच्चों को के पारिवारिक वातावरण जो होना चाहिए, सुधार का सकारात्मक व्यवहार अपनाना चाहिए, जिससे बच्चों में सकारात्मक सोच का विकास हो। अगर मेरे प्रश्नों की श्रृंखला आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमें ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।